हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जे एग्ज़ाम में पिछले बार पूछे गए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस। दोस्तों, यूपीपीसीएल द्वारा 2020 में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया था। यह पेपर 27/11/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इस वीडियो में हम केवल शुरू के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के 75 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लोड ऑन ए लाइट फैन सब सर्किट। तो देखिए, लाइट या फैन सब सर्किट में जो मैक्सिमम लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं वह कर सकते हैं 800 वाट, और जो नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं वह होते हैं 10 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, अ बाईपोलर डीसी लाइन हैज़ डैश कंडक्टर्स। तो बाईपोलर डीसी लाइन में 2 कंडक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर द सिस्टम वोल्टेज इज। तो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में जो सिस्टम वोल्टेज होता है वह होता है 651 से 33 केवी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, इन यूएसए द पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज। तो देखिए, अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी होता है पावर सप्लाई का वो 60 हर्ज होता है और इंडिया में कितना होता है 50 हर्ज। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड प्रोटेक्शन फॉर ग्राउंड फॉल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिएक्टेंस रिले। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जेबी गुप्ता का जो ऑब्जेक्टिव बुक है 5th एडिशन, उस बुक का मतलब हूबहू कॉपी है, उसी बुक से इसे लिया गया है। अगर आपको रेफ़र करना है तो आप जो 2016 का रिप्रिंट एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 209 और पेज नंबर 523 में ये क्वेश्चन है। इसके सारे ऑप्शंस भी सेम है, वो हूबहू वही क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A crystal diode having resistance of 20 ohm is used for half wave rectification if the supply voltage is 50 sin omega t and load resistance is 800 ohms. Find the RMS value of the load current. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास सबसे पहले VM गिवन है, हम ये VM हमारे पास 50 गिवन है, और लोड रेजिस्टेंस 800 ओम गिवन है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम गिवन है डायोड का। तो देखिए VRMS जो होता है, RMS वैल्यू हाफ ऑफ रेक्टिफायर का, वह होता है VM/2। तो VM हमारे पास गिवन है 50, यानी कि VRMS कितना हो जाएगा हमारे पास, VRMS इक्वल टू हो जाएगा 50/2 दैट इज इक्वल्स टू 25 वोल्ट। हमें निकालना है IRMS, तो IRMS इज इक्वल्स टू हो जाएगा IRMS इज इक्वल्स टू हो जाएगा VRMS/R। तो VRMS हमने निकाला है 25, और R देखिए R क्या हो जाएगा 800 + 20, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 820। ये आंसर आ जाएगा आपका 0.03048। तो ये होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30.5 मिली एम्पियर। ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो देखिए, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये सारे फॉसिल फ्यूल में आते हैं, लेकिन वुड जो है वह फॉसिल फ्यूल में नहीं आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, अ पावर स्टेशन डिलीवर्स 1,92,000 किलोवाट hour in a day and its peak load is 20,000 kilowatt. Find daily load factor of the plant. यहाँ हमें लोड फैक्टर निकालने के लिए कहा गया है। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड बाय मैक्सिमम लोड। तो एवरेज लोड बाय मैक्सिमम लोड, तो एवरेज लोड क्या होगा, एवरेज लोड हो जाएगा 192,000/24, क्योंकि आवर्स में ये जो है एक किलोवाट आवर में दिया है, इसे हमको पावर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइडेड बाई 24 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 20,000। ये देखिए यहाँ पे किलोवाट है और ये किलोवाट आवर है, इसलिए हमने नीचे 24 से इसे डिवाइड किया। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8/20 दैट इज इक्वल टू 0.4। Question number 9, ED current losses in the transformer are।
तो देखिए जो ईडी करंट लॉसेस होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर में जो ईडी करंट लॉस होता है उसका फॉर्मूला है WE इज प्रोपोर्शनल टू BM स्क्वायर F² T² V। ये हम आपको हमेशा यूज आएगा, ये आपको याद रखना है। ये आपका है BM है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F है फ्रीक्वेंसी और T है थिकनेस। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो WH हिस्टेरिसिस लॉसेस, इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला होता है BM⁴ इंटू F इंटू V। इसमें ये फ्रीक्वेंसी है, ये वॉल्यूम है। तो देखिए इसमें हमारा सवाल क्या है, ईडी करंट लॉसेस। तो ईडी करंट लॉसेस जो होता है वह फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के टाइम प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ 3-phase ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीजेस व्हेन। देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है और इसके लिए भी आपको एक फार्मूला याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। वो फार्मूला है वॉल्यूम, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हम यूज़ करते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है V इज इक्वल्स टू 3P² ρL² बाई WV² cos² phi। तो ये फार्मूला इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखिए आप अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इस फार्मूले को, तो ये फार्मूला हो जाएगा WV² cos phi cos² phi इज इक्वल्स टू 3P² ρL²। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिशन, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीजेज व्हेन। तो एफिशिएंसी कब बढ़ेगा, जब हमारा लॉसेस कम होगा। तो एक बार मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। देखिए एक इसमें 2V है तो आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको। एक वॉल्यूम, एक होता है वॉल्यूम, जैसे ये जो ये छोटा भी है, ये वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करेंगे। वॉल्यूम V इंटू ये जो W है ये लॉसेस है, इंटू V², ये हमारा वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज होगा, cos², इसे केल्विन्स लॉ बोलते हैं। तो केल्विन्स लॉ को हमने थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, तो ये हो जाएगा 3P² ρL²। तो यहाँ L जो है हमारा लेंथ है, ये रेजिस्टिविटी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लॉसेस हैं और जो वोल्टेज है वो दोनों क्या है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम V को इस पार ले आएंगे तो नीचे V² हो जाएगा, यानी कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो हमारा लॉसेस है वह कम हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा D, लाइन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द इनपुट करंट फॉर अ मोटर ऑफ 2 HP सिंगल फेज 240 volt at 70% efficiency and power factor of 0.8। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, यानी कि मोटर का जो रेटिंग है वह HP में है, तो HP को हम पहले किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 HP इक्वल्स टू होता है 1 HP इज इक्वल्स टू होता है 0.7 किलोवाट, अप्रॉक्सीमेटली 0.7 किलोवाट। 2 HP है तो यह हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1500 वाट। अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1500 के। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आई हमें निकालना है, बाकी सारा डेटा हमारे पास गिवन है।
तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। I इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 5000/448, ये आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। दैट इज इक्वल्स टू 11 एम्पियर के अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 10.95। हमने जो कन्वर्ट किया था इसमें 1 HP के वैल्यू एक्यूरेट नहीं लिया था, इसलिए थोड़ा सा डिफर आएगा आपका आंसर, लेकिन सही आंसर हो जाएगा 11 एम्पियर के आसपास, यानी कि ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। तो आयरन ओर इसमें से कौन सा है पूछा गया है। तो मैं ओर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आयरन ओर होता है वो जनरली होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो यहाँ जिप्सम है, जिप्सम में आयरन नहीं होता, ये गलत आंसर इन्होंने सही किया है। तो देखिए ये जो जिप्सम होता है उसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। तो इसमें कहीं भी आयरन यहीं यूज़ होता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें यहाँ पे जो क्रायोलाइट है, तो क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3Al उसके बाद सिनाबार जो होता है, सिनाबार होता है HgS, ये मर्क्यूरी का ओर होता है सिनाबार। उसका जो गैलोन यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली ये गैलोन नहीं होता, ये गैलिना होता है, GALENA। और ये लीड सल्फाइड को बोलते हैं, PbS को। तो इसका कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द स्टैंडर्ड ड्यूटी कैटरिज फ्यूजेस द फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू। ये तो आपको याद रखना होगा, इसका सही आंसर है 1.45। क्वेश्चन नंबर 14। A three-phase 50 Hz induction motor has a full load speed of 1440 RPM. Calculate the number of poles. देखिए जो सिंक्रोनस स्पीड होता है, सिंक्रोनस स्पीड वो होता है NS, और इसका फॉर्मूला होता है 120 F/P। हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, यानी कि 120 × 50 बाई नंबर ऑफ पोल, P निकालना है हमें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि जो ये जो हमारा फुल लोड स्पीड है, इसमें हमको कुछ स्लिप होगा, स्लिप माइनस करने के बाद है, यानी कि इससे जो स्पीड होगा वह थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम स्पीड NS को 1500 कल लेके चलते हैं, तो नंबर ऑफ पोल्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4। अब अगर हम 2 पोल लेते सपोज, तो 2 पोल से जो हमारा स्पीड आता है वह आता 3000 RPM। तो 3000 1440 से बहुत ज़्यादा है। और अगर हम 6 पोल लेते तो हमारा जो NS आता वह आता 1000। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 पोल। क्वेश्चन नंबर 15। इन अ थर्मल पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लू गैस फ्लो। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट में जो फ्लू गैसेस निकलता है बॉयलर के बाद, तो वह उसके बाद कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले वह बॉयलर में जाएगा, बॉयलर के बाद वह जाता है एयर प्री हीटर में, उसके बाद ID फैन में, और उसके बाद फिर चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 16। इन विच टोपोलॉजी आर मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर हो जाता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल होस्ट होता है, उसमें सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द फैन आउट वैल्यू ऑफ ए ट्रांजिस्टर लॉजिक TTL इज। तो देखिए जो फैन आउट क्या होता है इसे हम समझते हैं। जब हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं और एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं, तो उसमें एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में देते हैं। तो हमें एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट को 10 अलग अलग ट्रांजिस्टर में फीड कर सकते हैं, यानी कि एक ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है
उसको 10 अलग अलग ट्रांजिस्टर में एज ए इनपुट फीड कर सकते हैं। तो एक आउटपुट से मैक्सिमम जितने इनपुट फीड किया जा सकता है उसे ही फैन आउट कहते हैं। तो टीटीसी में यह मैक्सिमम होता है 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 18, द वोल्टेज लेवल यूज्ड इन द हाई टेंशन केबल टू ट्रांसमिट पावर इज। तो देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि देखिए एचटी केबल में जनरली 11 kV तक होता है, उसके अबव अगर हम जाएँ तो वह सुपर एचटी में चला जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। देखिए जो एलटी केबल होता है, एलटी केबल वह होता है अप टू 1000 वोल्ट, अप टू 1000 वोल्ट। उसके बाद एचटी केबल जो होता है, एचटी केबल होता है अप टू 11 kV यानी कि 11000 kV। उसके बाद होता है सुपर एचटी, सुपर एचटी केबल होता है 22 kV से 33 kV तक, और 33 kV से 66 kV को हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल बोलते हैं। तो जो 33,000 वोल्ट है यह सुपर एचटी में के कैटेगरी में चला जाता है, तो इसे आप एग्ज़ाम में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन OSI मॉडल अकाउंटिंग एड्रेसिंग एंड रूटिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाई। तो देखिए जो OSI मॉडल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और ये नेटवर्किंग का सवाल है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पल्वराइज्ड कोल बॉयलर जनरेट अप्रोक्सीमेटली डैश फ्लाई एस एंड डैश बॉटम एस। ये भी आपको डेटा याद रखना है। इसका सही आंसर है 80% और 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर हीट ट्रांसफर टू वाटर इन ए जनरेटर। तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले इकोनोमाइज़र, उसके बाद इवापोरेटर और उसके बाद सुपर हीटर। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन शुड बी इंस्पेक्टेड। ये आई रूल्स का सवाल है, सही आंसर हो जाएगा वंस इन ए ईयर। कैलकुलेट द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी एट विच अ 4-bit asynchronous काउंटर कैन ऑपरेट रिलायबली। एज्यूम प्रोपागेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप टू बी 40 नैनोसेकंड एंड विथ ऑफ स्ट्रोब पल्स टू बी 20 नैनोसेकंड। देखिए ये क्वेश्चन भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये आप इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर करना ही बेटर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फ्यूज़ वायर। तो फ्यूज़ वायर देखिए हम आयरन को हम यूज़ नहीं करते हैं, जनरली कॉपर, सिल्वर, लीड, टिन इनका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 25, a power plant with 80 megawatt capacity has a peak load of 60 megawatt. Loads with maximum demand of 30 megawatt, 20 megawatt, 10 megawatt and 15 megawatt are connected to the plant. Find the diversity factor. तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है डाइवर्सिटी फैक्टर DF इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो देखिए सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बोला गया है, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स वो गिवन है, देखिए 30 मेगावाट, 20 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15, तो इनको हम ऐड कर देंगे। और प्लांट का भी हमारे पास गिवन है 60 मेगावाट, सॉरी नहीं, अब इनका जो हाँ प्लांट का गिवन है हमारे पास 60 मेगावाट, तो हम डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। ये क्या होगा 30 + 20 + 10 + 15/60, ये हमारा हो जाएगा 5/4, दैट इज़ 1.25। तो ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स द कंडक्टर विच कनेक्ट द सबस्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर आर कॉल्ड। तो इनको हम फीडर बोलते हैं।
तो फीडर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फीड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स से सप्लाई मेन के थ्रू जो बिजली है वो हमारे घरों में आती है। याद रखिए फीडर से कभी भी हमें सप्लाई डायरेक्ट नहीं आता है, हमारे घर में जो भी सप्लाई आता है वह डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आता है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे हमारे एक बाइनरी नंबर दिया गया है और इसका पूरक पूछा गया है। पूरक यानी कि 2 का पूरक यानी कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिजिट्स हैं उनको इन्वर्स कर देंगे। यानी कि जहाँ 1 है वहाँ 0 और जहाँ 0 है वहाँ 1। जैसे अगर हम इस डिजिट का इन्वर्स निकालें तो वह हो जाएगा 0 1 0 0 1 1 0 1। इसमें क्या करना है, हमें +1 करना है और ये देखिए बाइनरी एडिशन होगा। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 1 + 1 हमारा हो जाएगा 0, कैरी चला जाएगा 1 तो फिर से हो जाएगा यह 1, फिर 1 1 0 0 1 0, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए जो अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है वो कांस्टेंट स्पीड पर रन करता है, उसके बाद वो सिंगल फेज इसी सप्लाई पे काम करता है, सेल्फ स्टार्टिंग भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिक्वायर्स डीसी एक्साइटेशन फॉर द मोटर। क्वेश्चन नंबर 29, इन ए फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट्स इनपुट/आउटपुट। तो देखिए जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं। तो फ्लो चार्ट्स में बहुत सारे शेप्स का यूज़ किया जाता है डिफरेंट चीज़ को दर्शाने के लिए। तो जनरली इनपुट या आउटपुट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वह एक पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं, यानी कि ये इस शेप में होता है, ये पैरेललोग्राम का। सिमिलरली अगर हम एक प्रोसेस को शो करना है तो प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर को यूज़ करते हैं। और अगर हमें कुछ डिसीजन को शो करना है तो उसके लिए हम रोम्बस यूज़ करते हैं, ये होता है रोम्बस। उसका दोस्तों अगर स्टार्ट या एंड को डिनोट करना है तो उसके लिए हम एक ओवल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर लार्ज पावर स्टेशंस द मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इज, ये होता है 0.5 ओम। आप इसका भी जो डेटा है वो याद रख लीजिए। लार्ज पावर सबस्टेशन में होता है 0.5। उसके बाद जो मेजर सबस्टेशन होते हैं, मेजर सबस्टेशन, उसमें होता है 1 ओम। और जो स्मॉल सबस्टेशन होता है, स्मॉल सबस्टेशन उसमें 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 31, और 2 पोल 50 हर्ज 11 किलोवोल्ट टर्बो जनरेटर हैज अ रेटिंग ऑफ 60 मेगावाट, पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग, व्हाट विल बी द रेटिंग ऑफ द मशीन इन MVA। तो MVA में यहाँ रेटिंग पूछा गया है। देखिए सिंपल है, यहाँ जनरेटर का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ रेटिंग का मतलब है उसका आउटपुट। तो आउटपुट क्या है यहाँ पे 60 MVA और 60 MVA 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो जो उसका जो एक्चुअल रेटिंग हो जाएगा वह हो जाएगा x इंटू 0.8 इज इक्वल टू 60 MVA। तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 75 MVA। जब इसका सही आंसर हो जाएगा 75 MVA। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इट हैज़ अ वेरिएबल रोटर रेजिस्टेंस। देखिए जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होता है वो इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड होता है, तो उसमें हम कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर्स द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज RRRV इज एक्सप्रेस्ड इन। तो इसे जनरली किलो वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, two capacitors connected in series results into the total capacitance of 0.03 microfarad. If connected in parallel, the total capacitance is 0.16 microfarad. The values of the capacitor will be।
तो देखिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के ठीक अपोजिट होता है। इसमें सीरीज़ में पूछा गया है, तो कैपेसिटर इन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 0.03 माइक्रोफेराड, ये हमें गिवन है। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हो जाता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम ऐड कर दें तो ए प्लस बी हो जाएगा 0.16 माइक्रोफेराड। अब हमें तो इससे हम ए बी मिल जाएगा हमें, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.03 इंटू 0.16, यानी कि ए इंटू बी हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा 0.16 इंटू 0.03 दैट इज 0.0048। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 0.0048 बाई बी। अब देखिए ये हमारा ए, हमें यहाँ से ए का वैल्यू आ गया हमारे पास ए। अब हम इस ए को इससे यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, इस ए के जगह हम इस वैल्यू को डाल देते हैं, इस ए की जगह इसको डाल देंगे तो इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा, जो फाइनल इक्वेशन होगा हमारे पास वह होगा 0.0048 बाई बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0.016। इसे सॉल्व करने के बाद जो v का वैल्यू आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसे सॉल्व करने के बाद b का वैल्यू आएगा 0.12। देखिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, जो इक्वेशन आएगा वह इक्वेशन आएगा हमारे पास 0.0048 इंटू 0.0048 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.016 बी। इसे सॉल्व करेंगे तो जो बी का वैल्यू आएगा हमारे पास, बी इज इक्वल टू आएगा 0.04। तो देखिए 0.04 गिवन है और दोनों का सम कितना 0.016, तो ऑब्वियसली दूसरा हो जाएगा 0.012 माइक्रोफेराड। तो ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, द मेमोरी चिप NOVRAM इज, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होता है, यह कॉम्बिनेशन होता है EEPROM और RAM का। देखिए जो केवल प्रोम होता है PROM, उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। जो EEPROM होता है, EPROM, EEPROM होता है, यह होता है इलेक्ट्रिकली, डबल ई है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप याद कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और रैम का आप सभी को पता है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 36, इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स द स्टार्टिंग टॉर्क इज अप्रोक्सीमेटली डैश द फुल लोड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह जनरली 10% होता है। जो नॉर्मल मोटर होता है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो पंप है इसमें क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे रिक्वायर्ड टॉर्क भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, थर्मोपाइल इज a सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या क्या होता है, इसमें जो ऑप्शन सही है वह रेयन है। इसके साथ दोस्तों जो नाइलन होता है, पॉलिस्टर होता है, एक्रिलिक होता है, ये सारे सिंथेटिक फाइबर के कैटेगरी में आते हैं। इन केस ऑफ ओवरहेड लाइंस द सैग ऑफ द कंडक्टर इज, तो देखिए सैग का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। सैग S इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा
L²/8T। तो यहाँ पूछा है लेंथ, तो देखिए L² होता है इसलिए लेंथ के स्क्वायर्ड हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्पैन स्क्वायर्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, a three-phase semiconductor works as a 6-pulse converter when the firing angle is। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, थ्री फेज सेमीकंडक्टर, इसमें 3 रेक्टिफायर होता है और 3 SCR होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। अगर ये 6 पल्स कन्वर्टर की तरह काम करेगा तो अल्फ़ा का वैल्यू होगा 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर इज़। तो ये किस पे काम करता है, यह करता है फैराडेज लॉ पर। और इसी जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर है, इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो किस टाइप के मोटर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है अगर पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा MHD जनरेटर। सॉरी, किस टाइप के जनरेटर में अगर कोई भी मूविंग पार्ट यूज़ नहीं होता है या पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा MHD। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कूलेंट यूज्ड फॉर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ DC जनरेटर इज कॉल्ड रेगुलेशन कर्व। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन 3 डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटेंस ईच हैविंग 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस, इफ कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन ईच कैपेसिटेंस विल बी। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 माइक्रोफेराड, क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस के ठीक अपोजिट होता है, तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें जो सारे वैल्यूज़ हैं इसे आप पुट कीजिए और जो कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, उसका आपको उल्टा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 45, टर्बो अल्टरनेटर्स आर द अल्टरनेटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ। तो जो टर्बो अल्टरनेटर होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ फीचर्स उसका याद रखिए आप कि जो टर्बो अल्टरनेटर्स होते हैं उनमें हाई स्पीड होता है, सिलिंड्रिकल होता है उसका रोटर, और उसका एक्सियल लेंथ लंबा होता है। इसका अपोजिट जो हाइड्रो अल्टरनेटर होते हैं वो उनका स्पीड लो होता है, साइलेंट पोल टाइप के रोटर होते हैं और उनका एक्सियल लेंथ कम होता है। बस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, द कप्लाइन टर्बाइन इज एन। तो जो कप्लाइन टर्बाइन है वह एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। सिमिलरली जो पेल्टन टर्बाइन होता है वह इम्पल्स टर्बाइन होता है, और फ्रांसिस जो होता है वह मिक्स टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। तो SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो आर्क्ड गैस इज पॉइजनस। जो आर्क्ड गैस होता है वह पॉइजनस होता है, आर्क्ड यानी कि जो डिकम्पोज्ड गैस होता है वह पॉइजनस होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, द एफिशिएंसी ऑफ ए वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, ये डेटा सारे आपको याद रहने चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 99.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर मेजरमेंट का कौन इसमें से एक यूनिट नहीं है, तो वह है न्यूटन मीटर। अगर यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता तो वह वो होता है, यानी कि वो हम यूज़ कर सकते थे, बट क्योंकि केवल मीटर है तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। बाकी जो बार है, mmHg है, PSI है, ये सारे प्रेशर मेज़र करने के यूनिट्स हैं। PSI होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, द वोल्टेज गेन ऑफ ए कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। तो ये याद रखना है आपको, <1 होता है। क्वेश्चन नंबर 52, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज एन इम्प्योरिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस। देखिए कार्बन में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो परमेबिलिटी होता है वह कम हो जाता है। When two conductors have to be joined, dash is used।
तो दो कंडक्टर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉइंटिंग स्लीव्स का यूज़ करते हैं। द इरेगुलरिटी फैक्टर फॉर पॉलिश्ड वायर इज, ये सब आपको याद रखना है डेटा, सही आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 55, with reference to steam power plant, which of the following is a pulverized fuel burner? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइक्लोन बर्नर। A thermometer is calibrated from 150 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. The accuracy is specified as plus minus 0.2% of the span. What is the maximum static error? तो देखिए, अगर स्पैन 100 रहता तो 0.2 का एरर आता, तो इसमें क्या है, हमारा स्पैन कितना है, स्पैन है मतलब स्पैन मतलब जो टोटल जितना वो वैल्यू हमें शो कर सकता है, तो टोटल इसका जो रेंज है स्केल का वो कितना है 150 टू 300, यानी कि 300 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 150, इसका स्पैन 150 है। तो अगर 100 के स्पैन पे 0.2% का एरर है तो 150 पे क्या हो जाएगा 0.3% का हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ लीकेज रेजिस्टेंस? तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं उनमें लोएस्ट वैल्यू होता है लीकेज रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अ पॉलीफेज इंडक्शन मोटर? तो देखिए, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटमेंट गलत है वह है रोटर वाइंडिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एसी सोर्स। ऐसा नहीं होता है, इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं, उसके स्टेटर को हम एसी सोर्स देते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इन केस ऑफ पावर प्लांट द पावर यूज फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर विल बी द सेम व्हेन द ऑपरेटिंग टाइम इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 8760 आवर। 8760 आवर्स क्या होता है, ये एक घंटे में एक साल में इतने घंटे होते हैं, यानी कि अगर आप 365 इंटू 24 कीजिएगा तो आ जाएगा 8760 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 60, a two wire system has a voltage at the supply and terminal at 500. The line is 3 km long. If the full load current is 120 ampere, what must be the booster output in order that the far end voltage may also be 500 volt? Take the resistance of the cable at working temperature as 0.5 ohm per kilometer. तो देखिए, बूस्टर जनरली क्या होता है, वह जो वोल्टेज ड्रॉप होता है लाइन में उसे फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, ये हमारा एक लाइन है, इसके सप्लाई एंड में क्या है, एक बूस्टर लगाया गया है, और ये जो लाइन है वह 3 किलोमीटर है। सप्लाई एंड में कितना है 500 वोल्ट मेंटेन किया हुआ है, ये इसका दूसरा ये हमारा लाइन है, और आउटपुट साइड में भी 500 वोल्ट होना चाहिए। इसका जो रेजिस्टिविटी दिया है वह 5 ओम पर, ये रेजिस्टेंस है सॉरी 0.5 ओम पर किलोमीटर है। तो देखिए, यह जो बूस्टर है वह कितना पावर सप्लाई करेगा, जितना कि इसमें ड्रॉप होगा, तो इस लाइन में ड्रॉप कितना होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप का हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू होता है I² R। हमारे पास I गिवन है, I कितना है 120, हमें निकालना है I² R। तो I हमारे पास है 120, यानी कि 120 इंटू 120 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 0.5, लेकिन ये पर किलोमीटर है और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 3 किलोमीटर, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 21.6 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 61, लीकेज करंट इन एन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट। तो देखिए, जो लीकेज करंट है वह 1/5000 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट से नहीं होना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये परमिसिबल नहीं होता है। ये भी आई रूल से का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62,
As per the standard electrical designing, the recommended schedule for 5 ampere and 15 ampere socket outlet for dining room is, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा 2 and 1. Which of the following type of tariff is 3-part tariff? तो देखिए जो डोहाटी रेट होता है उसे हम 3-part tariff के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोहाटी रेट. अगला सवाल देखते हैं. पिन इंसुलेटर कैन नेवर बी यूज्ड अबव. तो पिन इंसुलेटर को हम 33 kV से अबव कभी यूज़ नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज कॉज टेम्पोररी हार्डनेस इन फीड वाटर. तो सही आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट. क्वेश्चन नंबर 67. As per the standard guidelines in load assessment of a building, the 5 ampere light socket represents, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 वाट. कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वोल्टेज 220 लेकर वोल्टेज 220 अप्लाई करके फॉर्मूला पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 68. द रेजिस्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी वैनिसेस कम्प्लीटली बिलो. तो देखिए रेजिस्टिविटी जो होता है वो मर्क्यूरी का वह 4.2 केल्विन के नीचे कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 69. 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 133 पास्कल. इसे याद रखिएगा आप. क्वेश्चन नंबर 75. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर 9 बिट इन्वॉल्व इन द रोटेशन. ये माइक्रो प्रोसेसर का सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा RRCA. क्वेश्चन नंबर 71. इन ए स्टीम पावर प्लांट द वर्किंग फ्लूइड इज. स्टीम पावर प्लांट में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वह होता है वाटर. द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज इट्स. इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिलियंस. मेलाइबिलिटी क्या होता है? मेलाइबिलिटी होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू बी बीटन इनटू सीट्स. उसे हम कितने पतले सीट में बीट कर सकते हैं, वह होता है मेलाइबिलिटी. डक्टिलिटी होता है उसको वायर में ड्रॉ करना, यानी कि उससे वायर जो बनाना, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 73. द डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन इज. तो एयर का डायरेक्ट्रिक कंडीशन होता है, डायरेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होता है नॉर्मल कंडीशन में वो होता है 30 kV पर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 74. इन 8051 मोड 1 फॉर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन मीन्स. ये भी जो क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड UART मोड. क्वेश्चन नंबर 75. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए थर्ड ऑर्बिट ऑफ एनी एटम कैन बी. तो इसका फॉर्मूला होता है 2n². उस फॉर्मूले पर अगर हम लगा कर देखें तो सही आंसर हो जाएगा 18. तो दोस्तों ये थे शुरू के 75 क्वेश्चन UPSC JEE के पिछले बार जो पूछे गए थे. बाकी जो पार्ट 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.